इस वक्त मेरे साथ इम्तियाज़ यहाँ मौजूद हैं, जो एक बुनकर तो हैं पेशे से, ख़ानदानी उनका पेशा है बुनकरी का, लेकिन साथ साथ पीएचडी स्कॉलर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय में। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति जो यहाँ की संकरी गलियों से निकलकर वो पहुँचा BHU, लेकिन उसके हालात क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। इनको अच्छे तरीके से मालूम है इस जगह का इतिहास भी, इस जगह का भूगोल भी और अर्थशास्त्र भी। इम्तियाज़, सबसे पहले बताइए, आपकी पता चला आप भी पहले अपना मशीन चला के जाते हैं, ये खड्डे चला के फिर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं? जी मैम, ये हम लोगों का ख़ानदानी काम है और बचपन से ही मैं इसी में पला बड़ा हूँ, तो इस काम को मैं करने में मतलब कभी शर्माया नहीं। और अभी भी मैं रिसर्च के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से शाम को आता हूँ तो रात को अमूमन 2-4 घंटे पावर लूम चला कर ही फिर सोता हूँ। फिर सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग 1-2 घंटा चलाना, फिर 10 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुँच जाना। ये मेरा रूटीन 2010 से लेकर अभी तक ऐसे ही चलता रहा है। और हम लोगों को इसको सीखना नहीं पड़ा क्योंकि ये हमें विरासत में मिली है, हम इसी में पैदा हुए, बचपन से इसको देखते रहें। तो कोई भी डिज़ाइन हो, जैसे भी डिज़ाइन हो, कोई भी पावर लूम हो, प्लेन हो, जकार्ड हो, पिक कम पिक हो, या फिर जो अभी मेमोरी कार्ड वाली आ रही है, वो सबको मैं आराम से चला लेता हूँ मैं। तो ये चलाना जो मशीन है, पावर लूम या हैंडलूम, ये एक ख्वाहिश है या ज़रूरत है? मैम, अभी के हिसाब से तो ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। PhD के बाद भी मुझे कुछ वैसा दिख नहीं रहा है कि हमारा फ्यूचर आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, अभी जो हालात है देश के, PhD करके लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से ये मेरी ज़रूरत है ऐसा करना है। क्योंकि मेरे जो मुझसे छोटे 2 भाई हैं, वो दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं और वो दोनों भी इसी काम को करते हैं। हम लोग 3 भाई हैं और हम लोगों ने अपने काम को बांटा हुआ है कि रात को मैं काम करूंगा क्योंकि मैं रात को आ जाता हूं, और जो मेरा भाई है वो रात को अपनी स्टडी करता है, वो रात को नहीं करता है इसको, और वो अर्ली मॉर्निंग चला जाता है, फिर वो मदरसे में पढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहले मेरे वालिद साहब थे तो दिन को वो देख लेते थे काम, गिरस्ता के यहाँ से धागा लाना। हम लोग ये जो है मैम, मतलब हमारे ऊपर भी एक क्लास है जो गिरस्ताओं की श्रेणी है, जो महाजन हैं, जो गद्दीदार हैं, वो हमें ये धागा देते हैं, तब हम इसको बिनते हैं। अब इसको बिनने के बाद हमें सिर्फ मजूरी ही मिलती है। तो इतना पढ़ने के बाद, PhD की उपाधि लेने के बाद भी मुझे लगता है अभी भी मैं मजदूर ही हूँ, और कभी कभी मुझे खुशी भी होती है कि चलो मैं मजदूर हूँ। एक PhD मजदूर? हाँ, कह सकती हैं आप, PhD धारी मजदूर। हाँ, तो मेरे वालिद साहब थे, तो जब मैं कभी कभी अर्जेंट होता था कि नहीं बेटा ये काम करना है, और फिर मेरे एग्ज़ाम हो जाते थे, तो मैं काम नहीं करता था, दिन भर बैठ के पढ़ता था, तो मेरे वालिद मुझसे मतलब मुझे चिढ़ाते थे कि BA MA करने से कुछ होगा नहीं, करना है तुम्हें यही जुलाहटी का ही काम। तो अब मुझे लगता है कि उनकी बातें ये सही है, क्योंकि क्या रहते वो? जिस तरीके के हालात हैं, जैसा देश चल रहा है। मुझे बताइए कि अक्सर इस बात को कहा जाता है कि भी देखिए, ये तो ग्लोबलाइजेशन का जो वैश्वीकरण हुआ, उसका एक नुकसान हुआ कि जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनका काम बर्बाद हुआ, चाहे वो मुरादाबाद के तांबे के काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मिट्टी से बर्तन बनाने वाले लोग हों, या फिर ये लूम के ज़रिए साड़ी बनाने वाले। इसमें 10 साल में क्या फ़र्क आ गया ऐसा जो हम अब शिकायत कर रहे हैं? 10 साल का फ़र्क ये मैम, देखिए जो अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है ना, वो दिखावे पे, सिर्फ प्रचार प्रसार पे काम करती है। वो पुरानी चीज़ को जैसे कि उसको मेकअप करके बस प्रमोट कर देती है, ज़मीनी स्तर पे उनका कुछ नहीं होता है, वो झूठा प्रचार करते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी देखते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट के शासनकाल में देखेंगे, कार्यकाल में देखेंगे, तो वो कभी मतलब इतना ब्लेम नहीं करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं आपको 2-4 ऐसे मिसाल देता हूँ। जैसे हमारी ये पावर लूम चल रही है, सब जानते हैं कि इसके लिए बिजली बहुत ज़रूरी है। ये जो रॉ मटेरियल है, धागे वगैरह, इन सब को ख़रीदने के लिए हमें अगर ये सस्ते मिलेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं। तो वो जो हमारी ये इससे पहले की सरकार थी, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, तो वो इस पे काम करते थे। उन्होंने दरवाजे को खोला था, सिल्क रूट खुला हुआ था, इंटरनेशनल व्यापार होते थे। उनके पास ये नहीं होता था कि हम उस कंट्री से व्यापार नहीं करेंगे, इस कंट्री से व्यापार नहीं करेंगे। ओपन डोर पॉलिसी उनकी होती थी। अब यहाँ ये क्या करते हैं कि ये चीज़ों को, जैसे गुजरात की चीज़ों को ये ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और गुजराती चीज़ अलग होता है, वो हल्के कपड़े होते हैं। हमारे जो होते हैं ये पारंपरिक जो होते हैं, वेशभूषा, जो बनारसी साड़ी का अपना एक रोल रहा है, जो इतनी मशहूर रही है, तो इसमें लागत ज़्यादा लगती है। इसके जो धागे हैं वो बाहर से फिर हम मंगाएंगे, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। तो जितना हम लागत लगाते हैं उतना हमें फिर मजदूरी मिलता नहीं है।
आपको 2002 की घटना आप कभी याद करिएगा, बनारस की न्यूज़ देखिएगा, उस समय जब इनकी गवर्नमेंट थी 1999 से 2004 तक, तो उस समय बुनकरों ने अपने खून को बेच के जो है अपने परिवार को चलाया था, क्योंकि हम कोई दूसरे काम कर नहीं सकते। हमारे बनारस में आप कहीं भी चले जाएंगे, जितने भी कास्ट के हों, बढ़ई हों, जुलाहे हो, तानी जोड़ हो, रंगरेज हो, वेल्डर हो, या फिर कबाड़ की ही दुकान क्यों ना हो, सब इससे कहीं ना कहीं से जुड़े हो। उसके बाद जो महिलाएं बचती हैं वो भी इसी में काम करती है, जैसे साड़ी काटना, सिलाई करना। तो फिर अब बचा कहाँ? अगर आप इसको रोक देते हैं तो इससे बहुत सारे जितने जुड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। बनारसी साड़ी एक हिसाब से ये कह दीजिए कि एक रेल है, ट्रेन है, और ये जो बनारस का कारोबार है वो इसका इंजन है। अगर वो रुक गया तो फिर पीछे पूरा डब्बा, जितने इससे जुड़े हुए मजदूर हैं, सब रुक जाते हैं। और इसको आप जानने के लिए चाहेंगे तो एक है नीता कुमार, उनकी एक किताब है द आर्टिसेंस ऑफ बनारस, उसमें इस बात को उन्होंने एकदम अच्छे से डील किया है। द आर्टिसेंस ऑफ बनारस में वो जितने भी बनारस के जो है, मतलब वो ये बताती हैं कि ये पेशेवर है, ख़ानदानी है, इसके अलावा उनको दूसरे किसी काम में मज़ा ही नहीं आता है, और वो दूसरे काम को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जो काम है, पेशे हैं, वो हमारे जातियों से जुड़े हुए हैं। जैसे अब हम बुनकर हैं तो अब हम रंगरेज में शादी नहीं कर पाएंगे, कोई बढ़ई है तो वो लोहार से शादी नहीं कर पाएगा, कोई डोम है तो वो लोहार की लड़की से शादी नहीं कर पाएगा। जैसे उधर क्लास है वैसे हमारे यहाँ भी क्लास है। ये सैकड़ों साल का इतिहास है। बिल्कुल मैम, ये समझ लीजिए सैकड़ों साल का तो हम नहीं बता सकते, जहाँ तक मेरी स्टडी रही है 70-81 के बाद से ये चलता आ रहा है। जब से बनारस जो है, बनारस स्टेट बना है, उसके बाद की ये चीज़ें रिकॉर्डेड है, क्योंकि इन सब का जो बनारस गजट हो गया, HR नेवल की, उसमें मिलता है, जेम्स प्री सब के आर्टिकल्स में मिलता है, और जो लोग लिखते हैं, बसंती रमन लिखती है, उनमें मिलता है, जिनी बिजनी चतरिया जो है डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह की, उनमें सब पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं 700-800वीं शताब्दी के जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी तो 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। अगर बनारसी साड़ी के इतिहास की बात की जाए तो ये तो मैम, मतलब क्या, कहीं मैंने सुना था, जैसे हमारे जो सरदार महतो होते हैं, तो वो एक बार पंचायत में ये बता रहे थे कि गौतम बुद्ध जब मतलब डेथ कर गए थे, तो उनको यहाँ से ही कफन उनका जो बन के गया था, मलमली कफन यहीं से बन के गया था। ये सिल्क रूट का ये बीच का सेंटर रहा है मैम। बनारस जो है ना, आप देखेंगे बंगाल, दिल्ली, या फिर जो ये गया था आपका शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रैंक रोड जो अशोक के समय में बना था, तो उसमें सेंटर ये रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये काशी शुरू से ही धर्म की नगरी रहा है, तो भले ही उस समय इस्लाम ना रहा हो, मगर उस समय भी यहाँ पे जो काम करने वाले जुलाहे लोग थे, यहाँ पे ये काम होता था। तो इससे मैं कभी ये नहीं नकार सकता हूँ कि नहीं ये काम, देखिए ये काम तो बहुत पुराना है, हम लोग भले ही नए हो सकते हैं, काम बहुत पुराना है, और ये यहाँ होता था। क्योंकि आप लूम चला रहे होते हैं तो आपके फिर कभी कभी फ्लैशबैक में तमाम सैकड़ों सालों का ये इतिहास घूम जाता है कि जो आप ये कर रहे हैं उसमें एक इतिहास छिपा हुआ है इतना पुराना। हाँ, मैं ये जब सोचता हूँ या कभी पढ़ता हूँ या कहीं कोई आर्टिकल मिल जाता है, मैं उसको देखने लगता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, मगर वर्तमान समय में जो परिस्थिति है उसको देख के बड़ा दुख होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बार बार आरोप इस बात का लग रहा है कि ये जो जुलाहे हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं बनारस के, चूँकि इसमें बड़ी तादाद 80-90% मुसलमानों की है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे देश भर में हम देख रहे हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। ख़ुद प्रधानमंत्री इतने ऊंचे स्तर पे जाकर कहते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कहा कि पहला आपका हक़ है रिसोर्सेज पर, इस तरह के कब्रिस्तान शमशान तक के बयान ऊंचे स्तर से वो दे रहे हैं। तो आपको लगता है ये भेदभाव आपको भी महसूस करना पड़ रहा है कि धर्म की वजह भी है? दोनों चीज़ें हैं मैम। धर्म तो सबसे बड़ा फैक्टर है, फिर वो हम लोगों को यहाँ पे देखकर समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे बनारस का जो बुनकर है ना, बनारस का बुनकारी समाज बंद समाज है, वो समझ नहीं पा रहे आप। मतलब अभी हम इस अवस्था में भी हैं, फिर भी हम खुश हैं, और हम जैसे वो सोचते हैं इनको दबा दिया जाए, ये कर दिया जाए, भगा दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा इससे, हमारे जो पॉलिटिक्स जो होती है, हमारा ये जो धागा डाई करने वाला है वो मतलब नॉन मुस्लिम है, जो तानी जोड़ता है कभी कभी वो नॉन मुस्लिम होता है, जो बढ़ई होते हैं वो, मतलब इसके जो कपड़ा बनाने का अगर छोड़ दिया जाए तो इससे जितने जुड़े हुए लोग हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। और हमारे उनके यहाँ जाने का संबंध, आपको अभी हम कहीं भी लेकर चलेंगे तो वो हमें भैया सलाम करके ही बात करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक तरीके से जहर अब बोया जा रहा है, और इन 10 सालों में ये जहर बहुत ज़्यादा हो गया है। इन चीज़ों को मैं यूनिवर्सिटी में भी अब देख रहा हूँ। और रही बात ऐसी, तो हमारा कल्चर ही रहा है मैम शुरू का ही, गंगा जमनी तहजीब, बनारस के सुबह और शाम, अवध के शाम की जो बात की जाती है, बनारसी पान और लखनऊ के चाय की जो बात की जाती है, वो है मैम।
महाराजा बलवंत के समय में जो उन्होंने अपने पास ज़मींदारी रखी और अवध से इस चीज़ को जब हटाकर यहाँ बनारस स्टेट बना, तब से हम ये चीज़ को देख रहे हैं कि इसमें दोनों का एक जो है आपसी सहयोग बना हुआ है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये इनके जो गंदे भाषण हैं, जो इस तरीके की जहरीली बातें करते हैं, इसको हटा दें तो आप चौक में जाइए, वहाँ पे आपको 95% इसके जो गद्दीदार हैं वो आपको हिंदू मिलेंगे, मारवाड़ी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, राजस्थानी मिलेंगे। दाग का जो काम करते हैं, डायर का जो काम करते हैं, वो आपको हिंदू मिलेंगे। आप बॉलीवुड में देखिए बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो सब हिंदू हैं। फैशन डिज़ाइनर्स को आप देखते हैं कि अंबानी की जो शादी हो रही है बेटे की, उसमें हम देखते हैं कि सब बनारसी साड़ियों की झड़ी लगी हुई है। न सिर्फ कि हिंदुस्तानी मेहमान पहन रहे हैं, उनकी बहुएं पहन रही हैं, बेटियां पहन रही हैं, बीवी पहनती हैं उनकी, बल्कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, गोरे मेहमान आ रहे हैं, वो भी बनारसी साड़ियाँ पहन रहे हैं। तो ऐसे में जब आप ये सब चीज़ें तस्वीर पर देख रहे होते हैं, तस्वीरें कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टीवी पे, कभी आप देखते हैं कि बड़ी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस साड़ियों को लहरा रही हैं अच्छी खूबसूरत फ़िज़ाओं में, तो आपको क्या लगता है? तो देखिए, उसको देखने के बाद तो हम खुश होते हैं, मगर जब मैं वही अपनी हकीकत ज़िंदगी को देखता हूँ, जैसे आप यहाँ देख रही हैं, तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि वो कहाँ एक हाई क्लास वो जो दुपट्टा वो साड़ी पहनता है, वो सिर्फ उसकी कीमत को जानता है। वो इस पे फ़ख्र करता है कि मैंने 2 लाख की साड़ी पहनी है, मगर वो जिसको हम लोग बनाए हैं, वो सामने जो बना रहे, देखिए उनके जिस्म पे वो पूरा कपड़ा नहीं है, वो गांधी की तरह नंगे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो बिचौलिए का काम है ना, जो शर्म है, उसकी शर्म की पूरी उनको मेहनत नहीं मिल रही है। आखिरी आदमी अगर उसको इस तरीके से पहन के जब मार्केट में चले, तब उसको पूरा माना जाना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ इन्होंने सही कही है। गांधी की एक थ्योरी थी अनटू द लास्ट, मतलब समाज में जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति है, हाँ, अंतिम व्यक्ति, अगर उसको ये मिल रहा है, तब कुम्हार बना रहा है इसको और जो बना रहा है उसको मिल ही नहीं पा रहा है, और आप पहन के इतरा के चल रही हैं, तो ये तो वो हो गया ना मैम, कैपिटलिज्म हो गया। आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप चीज़ों को ख़रीद ले रही हैं और उनको 300 रुपये मिल रहा है, मजदूरी कर रहे हैं हम। तो इसमें मेरे ख्याल से जो पहन भी रहे हैं उनको भी एक बार समझना चाहिए। जो गरीबी की मार तो पड़ रही है आपके ऊपर, फिर ये निचली जाति के लोग हैं, ये भी मार पड़ रही है कि सैकड़ों साल से इग्नोर किया गया, और तीसरी मार अब धर्म की भी पड़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो पसमानदा मुसलमानों के बड़े दोस्त हैं। हम बताया तो मैम, वो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, वो जो कहते हैं रियल में वो करते नहीं हैं। वो उन्होंने ऐसे कह दिया कि मैं पसमानदा मुसलमानों का दोस्त हूँ। आप बताइए उन्होंने जो भी काम किया हो, अगर हम नोटबंदी को देखें तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा, मतलब आप कितने अमीरों को आपने देखा, कितने बॉलीवुड के एक्टरों को देखा? मोदी साहब को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो अपनी माँ को भी लाइन में लगाया था, उनके अलावा मतलब कौन गया था लाइन में लगने? सबसे ज़्यादा तो हम परेशान हुए इसमें, तो बुनकर एकदम उस समय टूट गया। उसके बाद उन्होंने GST ला दी। GST, हम धागा खरीदने जा रहे हैं, पहले जो 700 का खरीदते थे उसमें 28% GST जोड़ दिया। अब 700 में 28% आप जोड़ दीजिए, वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली 850 का माल हो गया, और साड़ी का रेट उतना ही है और हमारी मजदूरी बढ़ ही नहीं रही है। तो हम महंगा ख़रीद कर भी ला रहे हैं और फिर उसको उतने का ही बेच रहे हैं, 1000 रुपये की ही साड़ी। तो हमें ही तो उधर से कम हो रहा है ना, लागत कम हमें ही मिल रही है। तो उसके बाद क्या करते हैं, कोरोना आ गया। कोरोना में उन्होंने क्या किया, बुनकरों के लिए कुछ बताया? मैम देखिए, सबसे ज़्यादा इंडिया जो है यहाँ कृषि प्रधान देश है, यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ठगा जा रहा है, पहले आता है किसान। आप रेशियो उठा के देखिए, इधर आप बीदर, बरार, महाराष्ट्र का जो बीच का सेंटर का एरिया है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं किसान। क्यों कर रहे हैं? जबकि बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, कोई भी सरकार हो। फिर उसके बाद दूसरा आप हम लोगों को देखिए, बुनकरों के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें चला रही है। अरे हमने तो 4 बार नेट निकाला है, हम तो PhD कर रहे हैं, वो भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अच्छे जो हमारे सुपरवाइज़र है वो प्रोफेसर ताबिर कलाम, इतने अच्छे सुपरवाइज़र हैं। अब उनकी मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हमारे आर्टिकल जो होते हैं बेस्ट होते हैं। हम इस काम को करके भी कर रहे हैं। अगर हमें सबके बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है, और हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं, आप इस मोहल्ले में चले हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो BA MA कम से कम इंटर किया ना हो, मगर सब बेचारे पावर लूम चला रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम इतने टफ हो जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये फ़ायदे का धंधा नहीं बचा, चाहे कई सौ साल से आपके लोग कर रहे थे, लेकिन इसके बाहर भी कोई जीवन नहीं है। यानी कि जो चक्र है वो ये चल रहा है कि अगर आप पढ़ लिख जाएं, आप बुनकरी ना करें तो चलिए पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिख लेंगे तो आप नौकरी करना चाहेंगे, नौकरी नहीं मिलती वापस बुनकरी में आ जाते हैं। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है, ये आप कह रहे हैं। ठीक। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।